हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। माय नेम इज सिमानी चौहान। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागॉजी पढ़ने वाली हैं, जिसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे। 2 चैप्टर हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहां से चेक करें एंड वीडियोस को पूरा देखिए, बिकॉज पहले हम पूरा चैप्टर क्लियर करते हैं एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है भाषा शिक्षण के नियम और सूत्र। फिर से वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, पहले चैप्टर समझेंगे अच्छे से एंड देन बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरी वीडियो में साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, भाषा शिक्षण के कुछ नियम और सूत्र होते हैं जिसके अनुसार जो अध्यापक है उसको शिक्षण कार्य अपना करना चाहिए। तो सबसे पहला उसमें आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश पेडागॉजी की वीडियोस में भी एंड हिंदी में भी पढ़ना है, बट दोनों के नाम आपको अलग अलग ध्यान होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर। इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होगा? इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है, यानी इसका एक और नाम है, ये भी ध्यान रखें। इसका एक और नाम क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा इसमें ये बात कही गई है कि भाई जो चीज़ आप अपने सामने देख सकते हैं उसी से छिपी हुई चीज़ या ज्ञान के बारे में सीखना अधिक सरल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने कोई चीज़ है, आप उस चीज़ के बारे में तो एकदम से जान लोगे ना। कि मान लीजिए अगर आपको पेड़ के बारे में पढ़ना है और अध्यापक आपको उस पेड़ का या तो चित्र दिखा दे या फिर आपको किसी पेड़ के पास ले जाए, तो आप क्या होंगे? आपको उस जो इमेज है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरली छप जाएगी और उसके बारे में पढ़ना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मूर्त का मतलब होता है जो हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं चीज़ें, पहले हम उन चीज़ों की जरिए हम क्या करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम अमूर्त चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। अमूर्त का मतलब है ऐसी चीज़ें जो काल्पनिक होती हैं। पहले छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं, देखिए छोटे बच्चे को हम चीज़ें दिखा दिखा के सिखाते हैं। जैसे हम मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम उन्हें चीज़ों को दिखाते हैं जिससे वो क्या कर सके, उन चीज़ों की जो इमेज है वो उनके माइंड में छप जाए और उन्हें याद रहे। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को एक बुक की तरह बुक से पढ़ाते हैं, उसमें इमेजेस बनी होती है कि ये एप्पल है, ये बॉय है, तो बॉय का मतलब लड़का बना होगा उसकी इमेज, तो उससे वो जल्दी सीख जाता है। धीरे धीरे करके जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसका मानसिक विकास जो है वो बढ़ता जाएगा। उसी के बाद क्या करते हैं, अमूर्त चीज़ों की तरह सिखाना शुरू करते हैं, मतलब काल्पनिक चीज़ों पे सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपको कल्पना करने के लिए बोला जाता है। तो पहला शिक्षण सूत्र कैसा है हमारा? मूर्त से अमूर्त की ओर। आप कोई चीज़ को पहले दिखा के सिखाओ, उसके बाद आप धीरे धीरे करके आप विचार विमर्श करके अमूर्त चीज़ों को सिखा सकते हो। सो फर्स्ट क्लियर हुआ। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड शिक्षण सूत्र देखिए क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नोन टू अननोन इसे बोला जाता है इंग्लिश में। ज्ञात यानी ऐसी चीज़ें जिसे आप जानते हो और अज्ञात यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप नहीं जानते हो। तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई पहले उन चीज़ों को बताया जाए, उन चीज़ों को समझाया जाए जिसके बारे में बच्चे थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो। बाद में ऐसी चीज़ें सिखाओ जो उन्हें नहीं पता हो, तो धीरे धीरे करके उनका ज्ञान का स्तर आप क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो प्राथमिक स्तर पर यह विधि सबसे लोकप्रिय है। छोटे बच्चों को शिक्षण के प्रति उत्साहित और सक्रिय बनाने के लिए शिक्षक सदैव वहीं से प्रारंभ करता है जो बच्चों के अनुभव क्षेत्र में आती है और उन्हें पता होती है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर ये जो विधि है ना वो बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। और कैसे अपनाई जाती है? जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो पढ़ने में रुचि नहीं होती, तो अध्यापक क्या काम करता है, उसकी एक स्ट्रैटेजी अपनाता है। वो क्या करता है, पहले उन चीज़ों के बारे में ना छात्रों से डिस्कस करता है या फिर उन चीज़ों के बारे में छात्रों को बताता है जो उन्हें खुद पहले से पता होती हैं। तो अगर उन्हें पहले से पता होंगी तो फिर वो रुचि रखेंगे, अरे वाह ये तो हमें पता है, ये तो हम जानते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो उन चीज़ों की तरफ जाता है जो चीज़ें उन्हें नहीं पता। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है छोटे बच्चों को स्पेशली जो है वो पढ़ाने के लिए, और काफ़ी अच्छी ये विधि है पढ़ाने के लिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ। देखिए, बच्चे अपने आसपास के जो चित्र हैं उन्हें देखकर तो पहचान लेते हैं। मान लीजिए आपको ना उन्हें वर्ण पढ़ानी है,
छोटे बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं, वर्णमाला पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे आपके क्लासरूम में पंखा लगा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि बच्चों ये ऊपर क्या लगा है, कि तो वो बता देंगे क्या लगा हुआ है, पंखा लगा है। अब पंखे में दो वर्णों का यूज हुआ है, पा भी यूज हुआ है और खा भी यूज हुआ है। तो यहाँ से आप इनको अलग अलग करके कि भाई ये पा है ये खा है, इस तरीके से इन वर्णों को लिखा जाता है। तो इस तरीके से उनको खेल खेल में ही, और उनको जो चीज़ें पहले से पता है उसके ज़रिए आप उन चीज़ों को सिखा सकते हो जो उन चीज़ें उन्हें नहीं पता हो। तो इसे कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये सेकंड हमारा शिक्षण सूत्र है। थर्ड चलते हैं, थर्ड शिक्षण सूत्र देखिए क्या है, सरल से जटिल की ओर, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्पेसिफिक टू कॉम्प्लेक्स। सरल यानी पहले क्या करना चाहिए, पहले आसान चीज़ें समझानी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके कठिन चीज़ों को समझाना शुरू करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पहले क्या करते हो, जब आप बच्चे को लिखना सिखाते हो तो पहले उसको पेंसिल दे देते हो, वो सीधी तिरछी आड़ी जैसे भी है वो लाइन खींचता है, इस तरीके से कुछ भी बना देता है। तो पहले वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेगा, पहले लाइनें सीधी बनाना सीखेगा, फिर सर्कल बनाना सीखेगा, फिर इस तरीके से रेक्टेंगल उसे बनाना सिखाओगे। उसके बाद उसे अल्फ़ाबेट या फिर आप हिंदी में कह लीजिए वर्णमाला लिखना सिखाओगी। तो पहले क्या किया, पहले हमने आसान चीज़ें सिखाई और धीरे धीरे करके हमने कठिन चीज़ों को सिखाना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है कि यह विधि हर स्तर पर उपयोगी सिद्ध होती है, यानी छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी है और जो बड़े हैं उनके लिए भी उपयोगी है। जैसे आप अगर कोई साइंस का चैप्टर पढ़ा रही हो तो अगर चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है तो पहले आसान चीज़ें उन्हें समझाओ, आसानी से समझाओ जिससे वो समझ सके, और धीरे धीरे करके जो लेवल है उसको बढ़ाते चले जाओ ताकि वो चैप्टर जो है क्लियर कर सके, उनको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हो तो पहले आप क्या करोगे, कोई भी चैप्टर है उसके नॉर्मल क्वेश्चंस करोगे जो आसान लेवल के होते हैं, फिर धीरे धीरे करके अपना स्तर बढ़ाओगे, कठिन क्वेश्चन करना शुरू करोगे। तो उससे क्या होता है, हमारा मानसिक स्तर भी सही बैठता है और हमें चीज़ें जो हैं वो जल्दी समझ आ जाती है। सेकेंड देखिए पॉइंट इसमें वही चीज़ बोल दी कि शिक्षक विषय के सरल भाग से लेकर कठिन भाग तक जाता है, यानी पहले विषय का आसान पार्ट पढ़ा देगा और फिर विषय का कठिन पार्ट पढ़ा देगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से इस शिक्षण सूत्र में जो है वो एक अध्यापक जो है वो बच्चों को पढ़ाता है। तो थर्ड क्लियर हो गया, सरल से जटिल की ओर। अगला चलते हैं, देखिए फोर्थ हमारे पास आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। यानी इसमें क्या कहा जाएगा, पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए उसके बाद सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। और सेकंड पॉइंट है माध्यमिक स्तर से आगे के स्तर पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में आप किसी को बच्चों को समझाना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल से ही देखिए क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। तो आप क्या करोगे, पंखे के बारे में तो सभी जानते हैं कि भाई पंखा है, ये एक मशीन होती है, कैसे चलती है, इतना तो आप अगर बच्चों से पूछोगे तो वो खुद ही बता देंगे। उसके बाद आप क्या करो, धीरे धीरे करके उसके और पार्ट्स के बारे में जानकारी दो कि विद्युत से चलने वाली और भी चीज़ें होती हैं, और भी मशीनें होती हैं। तो इस तरीके से आप दिखा के पढ़ोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलवा के पढ़ोगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। तो किसी विशेष वस्तु के बारे में जानकारी या उससे जुड़ी अन्य सामान्य बातों का ज्ञान लेना अधिक सरल और रुचिकर इससे हो जाता है। तो फोर्थ हमारी शिक्षण जो विधि थी वो थी विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी पहले क्या बताओ जाओ कि पहले स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान दो, फिर उसके बाद जनरल उनके जो सामान्य चीज़ें कि भाई विद्युत से और भी चीज़ें चलती हैं उसके बारे में बता दो। इससे भी क्या हो जाती है, बच्चों को क्लियर हो जाता है। सो फोर्थ क्लियर हुआ। फिफ्थ पे चलते हैं। देखिए फिफ्थ हमारे पास है पूर्ण से अंश की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी है। इसे हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल टू पार्ट। पूर्ण का मतलब देखिए क्या हुआ, पूरा, और अंश का मतलब क्या हुआ, उसके छोटे छोटे पार्ट। यानी इस विधि के अनुसार क्या किया जाता है कि पहले किसी भी पार्ट का पूर्ण रूप से उसको स्पष्ट कर दो, मतलब एक तरीके से उसकी समरी दे दो कि भाई हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद उस लेसन के छोटे छोटे पार्ट करके उनको समझाओ। इसको बोला जाता है पूर्ण से अंश की ओर। जैसे फिर से एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात को। मान लीजिए आप पेड़ के बारे में पढ़ाना चाहते हो तो पहले क्या करो, पूरा का पूरा पेड़ दिखाओ बच्चों को,
ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले बता दो कि ये टहनी है, ये पत्तियां हैं, ये फूल है, इसके बारे में बाद में बताओ। पहले एक पूरा पेड़ दिखाओ और ये पूछो कि बच्चों से आपको इसमें क्या दिख रहा है। सो वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन बताएंगे, अपने अपने मानसिक स्तर के अनुसार अपना आंसर जो है वो दे देंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके शाखाओं के बारे में बताओ कि भाई शाखाएं क्या होती हैं, पत्तियां क्या होती हैं, फूल क्या होते हैं, इन सारे पार्ट्स के बारे में बाद में बताओ। सो वही बात है कि अगर आप कोई चैप्टर भी पढ़ा रही हो तो पहले एक समरी दे दो। जैसे आप हिंदी पेडागोजी पढ़ा रहे हो तो हिंदी पेडागोजी की एक समरी दे दो कि भाई हम आज इसमें ये पढ़ेंगे, हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे और बाद में प्रश्न भी करेंगे। सारा हमने बता दिया, उसके बाद हमने देखो डिटेल पढ़ना शुरू किया। तो इसे ही बोला जाता है पूर्ण से अंश की ओर। सो फिफ्थ भी क्लियर हुआ। चलिए सिक्स क्वेश्चन, सिक्स हमारे पास देखिए क्या है, आगमन से निगमन की ओर। इंग्लिश में से बोलते हैं इंडक्टिव टू डिडक्टिव। आगमन से निगमन की ओर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और होता है जो इसका ऑपोजिट होता है, निगमन से आगमन की ओर। दोनों को एक सी में समझ लेंगे। पहले देखिए क्या है, आगमन से निगमन की ओर, यानी पहले आप किसी भी चीज का उदाहरण दो और बाद में उसका नियम समझाओ, इसे बोलते हैं आगमन से निगमन की ओर। और देखो इसे याद करने का तरीका भी है। अ से क्या हुआ है, आगमन, और नी ये है ना, अ से हमारा आगमन होता है और आ से ही आप एक तरीके से उदाहरण समझ लीजिए। नी से निगमन और नी से नियम, यानी पहले उदाहरण दोगे और बाद में नियम समझाओगे। जैसे आपको संज्ञा पढ़ाना है, मान लीजिए हिंदी में आप क्या पढ़ाना चाहते हो, बच्चों को संज्ञा पढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करो, आप ऐसे ही उनको पहले ना कुछ उदाहरण दो कि भाई कुछ आप अपने दोस्तों के नाम बताओ, ऐसी प्लेसेस का नाम बताओ जो आपको जाना पसंद है, या कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। इस तरीके से आप पूछो और जब अलग अलग आंसर मिल जाएगा, जैसे किसी ने मोहन, रोहन, दिल्ली और शाहजहाँपुर इस तरीके से आंसर दे दिए, उसके बाद बताओ कि जो मोहन है वो एक संज्ञा है। कैसे? क्योंकि संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी जगह के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाने को क्या बोला जाता है, आगमन से निगमन की ओर। अनेक विषयों में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, सिर्फ हिंदी ही नहीं, आप साइंस में भी कर सकते हो। कि पहले अगर आप विद्युत के बारे में पढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना चाहते हो, तो पहले एग्जाम्पल दे दो इलेक्ट्रिसिटी के कि पंखा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लाइट चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बता दो। तो ये जो सूत्र है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो समझ में आया कि आगमन से निगमन क्या होता है, पहले आप उदाहरण दोगे और फिर नियम बताओगे। इसका जो ऑपोजिट होता है उसे बोला जाता है निगमन से आगमन की ओर। वो क्या होता है, उसमें पहले नियम बताएंगे और बाद में उदाहरण देंगे। ठीक है, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में तो पहले नियम पढ़ते हो ना, बाद में उसके एग्जाम्पल्स करते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए आपने कोई भी मैथड पढ़ लिया, ठीक है, उस मैथड को पहले मान लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री के पहले आप रूल्स करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके क्वेश्चंस शुरू करोगे। तो मैथ में मोस्टली हम निगमन से आगमन विधि का उपयोग करते हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट्स में हम आगमन से निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। दोनों ही विधि इंपॉर्टेंट है होती हैं किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए। तो 6 भी क्लियर हो गया आगमन से निगमन की ओर। चलिए 7th हम चलते हैं। 7th में हमारे पास है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर इंग्लिश में से बोलते हैं अनसर्टेन टू सर्टेन। अनिश्चित का मतलब है ऐसी चीज़ें जो मतलब जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है, हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा ही है, उन चीज़ों को तो कहेंगे ना अनिश्चित है। और निश्चित जहाँ पर हमें उसका पूरा ज्ञान हो। तो इस शिक्षण विधि में किया जाता है कि बालक जो है विद्यार्थियों की कुछ अनिश्चित धारणाओं को विचार विमर्श करने के बाद उन्हें निश्चित बनाया जा सकता है। कि भाई मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसने अपनी धारणा बना दी, मान लीजिए कोई घटना ही है, जैसे एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया भी है कि घटना का वर्णन के आधार पर सभी छात्रों को सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, घटना वर्णन के आधार पर सभी छात्रों की राय ली जाती है और फिर शिक्षक उस पर स्पष्ट विचार बताता है। यानी मान लीजिए कोई घटना है, उस पर बच्चों की स्पष्ट राय नहीं है, सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ अवधारणाएं हैं। सो शिक्षक क्या करेगा, पहले सुनेगा कि सबकी क्या क्या धारणाएं, भाई कोई कुछ बता रहा है उस घटना को लेकर, कोई कुछ बता रहा है, तो अभी निश्चित नहीं है ना वो लोग, लेकिन उस पर क्या किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। यानी आपस में डिस्कस करेंगे अध्यापक और छात्र, और उसके बाद उसी घटना को क्या कर दिया जाएगा, निश्चित बना दिया जाएगा। तो हमने कैसे किया, निश्चित से निश्चित बनाने के लिए विचार विमर्श किया। तो यही इस शिक्षण सूत्र का मेन उद्देश्य होता है। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर विचार विमर्श करें, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसे वो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
तो यही शिक्षण सूत्र कहलाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, कि अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही या उसकी वो धारणाएं गलत बन रही हैं उस बात को लेकर, तो उसे समझा के उसको उस जो भी उसकी जो मन में बात है उसको सही कर दिया जाए। यानी एक तरीके से आप इसे बोल सकते हो गलत से आप सही क्या कर रहे हो, बात को बिल्कुल उसको स्पष्ट कर दे रहे हो। तो इसे बोलते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला है 8th हमारे पास जो शिक्षण सूत्र है वो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और ये बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है शिक्षण विधि में। शिक्षण करते समय अध्यापक इसको बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब देखिए विश्लेषण और संश्लेषण दो यहाँ पर वर्ड आ गए। विश्लेषण का मतलब होता है हर पहलू की जांच पड़ताल करना, यानी आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को अलग 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 करके, या फिर आप कैसे कह सकते हो उसको टुकड़ों में बांट बांट कर समझा रही हो। और संश्लेषण का मतलब होता है सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसमें सही तर्क मिलाना या फिर जोड़ना। यानी आप अगर आपको बिल्कुल सही निष्कर्ष पर बोलना है तो आप उसमें या तो कोई तर्क मिला दे रहे हो, मतलब एक साथ आप पूरी तरीके से उसको समझ के लास्ट में आप एंड में क्या कर दे रहे हो, उसको सही निष्कर्ष पे पहुंच जा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या है इसका। विश्लेषण का मतलब है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको भी, क्योंकि कोई चैप्टर पढ़ा रही हो, पहले क्या करना चाहिए, उस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में उसका पूरा पढ़ाओ, अलग अलग करके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांट दो और उसको तब पढ़ाओ। और लास्ट में क्या कर दो कि पूरा अपना क्या करो, बच्चों के साथ तर्क वितर्क कर लो कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई, क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। एक तरीके से पूरा समराइज ले लो बच्चों की तरफ से। ठीक है, पहले आपने तो पढ़ा दिया अपनी तरफ से, लेकिन लास्ट में आपको ये पूछना तो पड़ेगा ना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या किस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे ही बोला जाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ज़्यादातर इस सूत्र का प्रयोग जो है वो उच्च स्तर पर किया जाता है, यानी बड़े बच्चों के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए विषय वस्तु को अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, और उसके उपरांत विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के लिए उन्हें विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट कर देना चाहिए। तो वही बात है, पहले कोई भी अगर आपने चैप्टर उठाया तो छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करके पढ़ा दो, और लास्ट में एक बार एक समराइज ले लो बच्चों की तरफ से कि उनको क्लियर हो गया या फिर नहीं हुआ। इसे ही बोला जाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी एनालिसिस टू सिंथेसिस। आई होप सो क्लियर हुआ होगा ये शिक्षण सूत्र भी। सो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, जरूर आंसर उसका आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। लास्ट हमारे पास देखिए क्या आता है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल इसको बोला जाता है इंग्लिश में। इसमें देखिए क्या है, विद्यार्थियों को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जिनमें उन्हें रुचि हो और जिन्हें पढ़ने में वे समर्थ हो। उसके बाद तार्किक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो वही स्ट्रैटेजी अपनाओ भाई, पहले जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती हैं, जिसमें उन्हें रुचि आती है, पहले उन्हें उस सब्जेक्ट्स को पढ़ा दो या उन टॉपिक्स को पढ़ा दो। धीरे धीरे करके उन्हें लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज़ें पढ़ाना शुरू करो, जिसमें वो अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि जब आप लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हो, लॉजिकल कोई चीज़ पढ़ाते हो, तो आपका जो मानसिक स्तर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यही बात करिए, पहले तो नॉर्मल चीज़ें पढ़ा दो भाई जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट आ रहा है, ताकि वो उस लेसन में या आपके पढ़ाए हुए शिक्षण में इंटरेस्ट ले सकें। बिकॉज अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो शिक्षण विधि करने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए पहले उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा दो या फिर उन टॉपिक्स को ले लो जिसमें उनकी रुचि हो या जिन्हें पढ़ने में वे कंफर्टेबल हो, जिन्हें पढ़ने में वे समर्थ हो। धीरे धीरे करके उनकी थिंकिंग, उनके जो मानसिक स्तर है उसको लॉजिकल बनाते जाओ, तार्किक बनाते जाओ, यानी थोड़ी थोड़ी कठिन चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दो। बेसिकली ये वही है जैसे सरल से कठिन की ओर पढ़ाते हैं, पहले आसान चीज़ें पढ़ाते हैं। अब आसान चीज़ें पढ़ाओगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा। स्टार्टिंग में आपने कठिन चीज़ पढ़ा दी तो फिर इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं, उनको कठिन लगेगा, उनको समझ नहीं आएगा। तो ये वही शिक्षण सूत्र हो गया एक तरीके से सरल से कठिन की ओर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए 9 शिक्षण सूत्रों के बारे में पढ़ा। शिक्षण सूत्र जरूरी होते हैं किसी भी शिक्षक को शिक्षण करने के लिए। अगर उसे क्लास में बच्चों को पढ़ाना है तो कुछ शिक्षण सूत्र जो हमने पढ़े हैं इनको अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक लेवल का बच्चा है, उसका मानसिक स्तर अलग है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य जो है वो संभव हो सकता है, वरना तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई कुछ इंटरेस्ट नहीं लेगा और आपका जो शिक्षण कार्य है वो पूरा का पूरा अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम भाषा शिक्षण में या फिर अन्य विषयों में जो है वो इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हैं।
सो देखिए हमारे शिक्षण सूत्र तो यहीं पे समाप्त होते हैं। इतने ही शिक्षण सूत्र हैं, बस आपको इनको ढंग से अच्छे से पढ़ना है। सो आप अगर आप एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। अब इस पे बेस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करते हैं कि भाई आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, वो भी तो सीखना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सो देखिए हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था जिसे बोला था मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले ऐसी चीजें बताना जो बच्चों के सामने बच्चों ने देखी हो अपनी आंखों से, बाद में काल्पनिक चीजों का अध्ययन करवाना, उसे बोला जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और इसे ही बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ध्यान रखना, इसी तरीके से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाषा शिक्षण के सूत्र से, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो जो मूर्त से अमूर्त की ओर है उसी शिक्षण सूत्र को बोला जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये डायरेक्ट पूछा गया है। देखिए कुछ गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक थे जिसमें कोलवर्ग आ जाते हैं, इस तरीके से और भी 2-3 है गेस्टोल्टवादी जो हैं वो, उनके आधार पर कौन सा शिक्षण सूत्र उन्होंने अपने मतलब मनोविज्ञान पे बताया। तो देखिए उस शिक्षण सूत्र का नाम है पूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पूर्ण के अंश की ओर हमने क्या पढ़ा था कि पहले आप एक तरीके से पूरा बता दो, किसी भी चीज के बारे में अगर आप बता रहे हो तो पूरा बताओ पहले उसे, बाद में उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे दो। इसी को बोला जाता है पूर्ण से अंश की ओर। और ये जो शिक्षण सूत्र है ये गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। सो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। अब देखिए आगमन विधि क्या होती है, तो आगमन विधि हमने पढ़ी थी ना, आगमन से निगमन की ओर, वही आगमन विधि है कि पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में उसके जो नियम है उसको समझाया जाता है, इसी को आगमन विधि बोलते हैं। तो नीचे दिए गए किस सूत्र का संबंध जो है वो आगमन विधि से है, तो इसका संबंध है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब है पहले आप क्या करो, आप चीज़ों को नॉर्मल समझा दो, आप विशिष्ट से चीज़ों को पूछो, फिर बाद में जनरल का मतलब होता है उसके रूल्स वगैरह जो है जो नॉर्मल तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं उसके बारे में उसको बता दो। तो ये होता है आगमन विधि, जिसमें हम पहले उदाहरण बताते हैं और बाद में नियम समझा देते हैं कि भाई इस तरीके से इस नियम का उपयोग जो है वो इस तरीके से किया जाता है। तो ये थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है। कि भाई हम बालक की रुचि को ध्यान में रखते हैं कि उसको किस टॉपिक में रुचि है, कौन सा विषय उसे अच्छा लग रहा है, पहले उसे पढ़ाओ और बाद में धीरे धीरे करके लॉजिकल थिंकिंग देते जाओ। तो ये तो अब आपको पता चल गया होगा कौन सा सूत्र है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल इंग्लिश में इसे बोलते हैं। जहां पर हम क्या करते हैं, पहले ऐसी विषय सामग्री का जो इस्तेमाल करते हैं जिसे पढ़ने में बच्चे समर्थ हो या उनकी रुचि हो, उसके बाद हम विषय सामग्री के तार्किक पक्षों का अध्ययन करवाना शुरू करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ ही आंसर है बिल्कुल राइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखें क्या है, छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, उसके बाद जानकारी देनी चाहिए किसकी। यानी पहले जो चीज़ उसके सामने है, जो चीज़ मूर्त है बिल्कुल उसके सामने है, वो उसको ज्ञान प्रदान करो, उसके बाद ज्ञात वस्तुओं की जानकारी देनी चाहिए, अज्ञात वस्तुओं की देनी चाहिए, विशिष्ट वस्तुओं की देनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक नियम आपने पढ़ा था ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये पढ़ा था ना ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसमें क्या किया जाता था, पहले जो चीज़ें उन्हें पता है, जिनके बारे में उन्हें पहले से ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज है, उन चीज़ों पे डिस्कस करा और धीरे धीरे करके उनको उस तरफ लेते गए जहाँ पर उनको नॉलेज नहीं है, जिन चीज़ों को वो नहीं जानते हैं, बाद में उन चीज़ों को उनका ज्ञान प्रदान करना। तो इसे बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो छात्रों को पहले उनके उपस्थित जो सामने चीज़ें हैं उनका ज्ञान प्रदान करना चाहिए, उसके बाद अज्ञात वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन,
तर्क संगत क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। क्या होता है? अधिगम होता है, शिक्षण, स्मृति या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तर्क संगत क्रम का मतलब है कि आप एक सीरियल वाइज चल रही हो, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए पहले क्लास फर्स्ट आती है, फिर क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से सीरियल वाइज बच्चे बढ़ते हैं ना। धीरे धीरे करके क्या करते हैं, पहले आसान चीजें सिखाते हैं, फिर जटिल चीजों पे चलते हैं। तो आप एक तरीके से तर्क संगत क्रम में चल रही हो। तो ऐसा करने से जो हमारा ज्ञान है वो स्थायी और ठोस होता है। तो मैंने यहाँ पे किसकी बात करी है? ज्ञान की बात करी। तो ज्ञान भी सही है, या फिर आप अधिगम भी इसको बोल सकते हैं। अधिगम भी एक तरीके का ज्ञान ही तो है, वहां पर भी तो आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो। तो 6th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। जब आप तर्क संगत क्रम से एक शिक्षण कार्य करते हो तो आपका जो अधिगम है वो स्थायी और ठोस बनता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन हमारे पास है, प्रायः गणित तथा विज्ञान में शिक्षण प्रक्रिया चलती है। जो हम गणित या फिर साइंस पढ़ाते हैं उसमें शिक्षण प्रक्रिया निम्न में से किस सूत्र की ओर चलती है? मतलब ज्यादा कौन सी इसमें सूत्र अपनाया जाता है? मनोवैज्ञानिक से तार्किक अपनाया जाता है, विशिष्ट से सामान्य, या फिर सरल से कठिन, या मूर्त से अमूर्त? तो देखिए, जब हम गणित या विज्ञान पढ़ाते हैं तो ज्यादातर हम यूज करते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर वाला शिक्षण सूत्र। यानी आप वहां पे क्या करते हो, मेनली आप चीजों को पहले इकट्ठा समझा देते हो, फिर सामान्य उनके रूल्स पे आ जाते हो। तो इसे ही बोला जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो 7th क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाई, जो भाषा का शिक्षण करवाया जाता है वो किस लिए आवश्यक है, क्यों आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, भाषाई कौशल से परिचित कराने के लिए। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब हमने भाषा के बारे में जाना था तो हमने ये भी जाना था कि भाषा का उद्देश्य होता क्या है। भाषा का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे कम्युनिकेशन बढ़ाना, पहली बात तो हमारा ज्ञान बढ़ाना, हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाना, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, ये सारे ही उद्देश्य होते हैं एक भाषा को पढ़ाने की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी। नीचे ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। ये भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि आपको भाषाई कौशल से वहाँ पे परिचित कराया जाता है। कौशल का मतलब 4 कौशल होते हैं, LSRW इंग्लिश में से बोला जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग हो गया हमारा पढ़ना, और राइटिंग हो गया लिखना। तो इन चारों कौशल से आपको परिचित कराया जाता है। आपकी कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन को बढ़ाया जाता है, क्रिएटिविटी आप करना सीख जाते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का यूज़ करना सीख जाते हो। तो ये सारे ही जो ऊपर दिए गए तथ्य हैं बिल्कुल सही हैं। सो आज की वीडियो हमारी तो समाप्त हो गई। आज हमने जो चैप्टर पढ़ा भाषा शिक्षण के सूत्र यहीं पे समाप्त होते हैं। सो अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। एंड अगर अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया, ज़रूर आप बता के जाएँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो नए लोग जुड़े हमारे चैनल से वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से इसी तरीके के चैप्टर के साथ। जैसे हम समझते हैं थ्योरी प्लस आपको टेस्ट किया जाता है, एंड PDF फाइल भी आपको इसका मिल जाएगा। सो बने रहे हमारे चैनल पे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।